आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले इस वीडियो में, और अपनी भाषा में। ठीक है, सारे क्वेश्चन के आंसर एकदम आसान लैंग्वेज में है, मैं आपको समझाते भी जाऊँगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, आंसर आप किसी भी वीडियो से ले सकते हो सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का, लेकिन आपको आंसर से मतलब है या फिर उस आंसर को तुरंत याद करना है समझ कर। तो याद करना है समझ कर, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन में कि जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। आइए जानते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। मतलब समझिए, घनत्व का मतलब होता है घना। तो घना कहने का मतलब है, मान के चलिए कोई जगह है, ठीक है, जो 1000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में है। तो ये जगह कितना है? 1000 किलोमीटर वर्ग का क्षेत्रफल में है। और इस 1000 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्रफल में जितनी आबादी होगी वही किसी भी क्षेत्र का क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व को निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन क्या आपका? रोपण कृषि किसे कहते हैं? आइए समझते हैं कि रोपण कृषि किसे कहते हैं। रोपण कृषि क्या है? तो रोपण कृषि एक प्रकार की व्यापारिक खेती है या फिर व्यापारिक कृषि है। यानी ये कृषि सिर्फ इसका जो उद्देश्य है वो व्यापार करने के उद्देश्य से ही खेतीबाड़ी की जाती है, और इसे साथ में बागानी कृषि भी कहा जाता है। इस कृषि की दो विशेषताएं हैं। पहला कि रोपण कृषि व्यापक मतलब बड़े क्षेत्र में की जाती है, बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। रोपण कृषि में अधिक पूंजी और श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। जब बड़े पैमाने पर की जाएगी खेती तो ज़्यादा पैसा भी लगेगा और ज़्यादा श्रमिक भी लगेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका, सशक्तिकरण का क्या अर्थ है? सशक्तिकरण होता क्या है? तो ध्यान से समझिए, अगर किसी व्यक्ति, समुदाय या फिर संगठन की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक, लैंगिक या फिर आध्यात्मिक शक्ति में सुधार को ही सशक्तिकरण कहा जाता है। सिंपल परिभाषा है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका, भूगर्भिक जल संसाधन से क्या तात्पर्य है? भौमगर्भ जल या भौम जल या फिर भौम जल संसाधन, सारे प्रश्न के उत्तर एक ही होते हैं। ध्यान से समझिएगा कि कैसे हम लोग को उत्तर लिखना है। अधिक वर्षा होने पर कुछ जल भूमि में रिस जाता है, यानी नीचे रिसकर चला जाता है जमीन में। यह जल भूमि के नीचे की ओर तब तक जाता रहता है जब तक पृथ्वी तल पर कोई कठोर चट्टान उसे रोक नहीं लेती। इस जल को ही क्या कहते हैं? भूमिगत जल या फिर भूमि जल संसाधन, कुछ भी कह सकते हो। मतलब होता क्या है कि जैसे कि मान के चलिए ये पृथ्वी है, यहाँ से वर्षा होकर ये पृथ्वी में क्या होता है? रिसने लगता है। रिसने के बाद पृथ्वी के अंदर में बहुत सारे बड़े बड़े चट्टानें होते हैं। इन चट्टानों में ये क्या हो जाता है? जाकर जमा हो जाता है। तो यहाँ से फिर हम लोग क्या करते हैं? बोरिंग करके, चापाकल से, कुएं को खोद कर या फिर अन्य तरीकों से इस जगह से क्या करते हैं? हम लोग पानी को निकालते हैं पाइपलाइन द्वारा। तो इसे ही कहते हैं भौम जल संसाधन। मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल भूगोल का महत्वपूर्ण अंग है, जिसके अंतर्गत क्या होता है? मानव एवं पर्यावरण के अंतर संबंध, यानी मनुष्य और पर्यावरण के बीच में जो भी संबंध है एवं मानव के द्वारा किए गए विभिन्न क्रियाकलाप व आर्थिक क्रियाओं का विस्तार से अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल में, उसे ही मानव भूगोल कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, निजीकरण से आप क्या समझते हैं? निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल से ढूंढ कर मैं आपके लिए लाया हूँ। इसका रीज़न है, चाहता तो मैं एक ही किताब से सारे आंसर ढूंढ के दे सकता था आंसर। इसका यही रीज़न है कि आपको अच्छा और सही और अपनी भाषा में आंसर मिले। यही मेरा उद्देश्य था कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए आंसर। जैसे तैसे देना कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि निजीकरण होता क्या है। निजीकरण दो शब्द से मिलकर बना है, एक निजी वर्ड है और दूसरा करण है। यानी निजी का मतलब होता है व्यक्तिगत, करण मतलब होता है करना। मतलब किसी भी चीज़ को अगर व्यक्तिगत कर दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे कि वह चीज़ निजीकरण हो गया है। मान के चलिए आज के टाइम में जो रेलवेज़ है, ठीक है, जो रेलवेज़ है वो अभी सरकारी अवस्था में है, यानी सरकार के हत्थे में है। लेकिन अगर वह सरकार के अलावे किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में अगर दे दिया जाए, यानी वह क्या हो गया कि वह व्यक्तिगत हो गया, तो उसे क्या कहेंगे? रेल को, कि रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो गया। तो ये था आपका निजीकरण। यहाँ जिस तरीके से आंसर लिखा है आप लोग को भी वैसे ही एग्जाम में आंसर लिखना है। निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्र या उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में हस्तांतरित किया जाता है, यानी एक हाथ से दूसरे हाथ में दिया जाता है। सार्वजनिक मतलब सरकारी से, निजी मतलब प्राइवेट में दिया जाता है। तो ये था आपका निजीकरण का सिंपल परिभाषा। इसको नोट डाउन भी करते जाना, मैं आपको वीडियो में पहले बताना भूल गया। आप लोग कॉपी पेन लेकर वीडियो को देखिएगा, सोकर नहीं देखना है। अभी भी आप लोग नहीं समझ रहे हो तो फिर कब समझोगे? कॉपी पेन लीजिए और इसको नोट डाउन करते जाइए।
7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? ये 7 नंबर आपका सीधा आंसर देना है आपको भोजन, वस्त्र तथा आवास, ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। क्योंकि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको सिंपल तरीके से आंसर देना है, सटीक देना है और छोटा सा देना है। तो ये था आपका आंसर। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव विकास के 3 सूचकांकों का वर्णन कीजिए। सूचकांक का मतलब होता है सूची, कोई भी टेबल, ठीक है, कोई भी आंकड़ा, कोई भी डाटा। मानव विकास के कौन कौन से सूचकांक है वो आपको बताना है। मानव विकास होता क्या है? मानव विकास एक प्रकार का सूचकांक है, यानी एक ऐसा टेबल है जिसमें किसी भी देश का मानव विकास का लिस्ट दिया हुआ रहता है, उसमें बताया रहता है। मानव विकास सूचकांक के कौन कौन से यहाँ पर आपके अंग है। पहला आपका जीवन प्रत्याशा, इसका मतलब है कि किसी भी देश में लोग कितने दिन तक जीवित रह रहे हैं, इस आधार पर भी मानव विकास की गणना की जाती है। दूसरा क्या है, शिक्षा, और तीसरा क्या है, प्रति व्यक्ति आय, यानी किसी भी देश में किसी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, इस पर भी निर्धारित किया जाता है मानव विकास का सूचकांक। तो ये थे आपके आंसर, आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों के नाम लिखे। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन है? पहला आपका जन्म दर, दूसरा आपका मृत्यु दर, तीसरा आपका प्रवास। याद रखिएगा, इसको रट्टा मार लीजिएगा, यही आपको उत्तर लिखना है इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में किस प्रकार सुगम है। मतलब जो सड़क परिवहन है, कौन कौन है आपके, गाड़ियां हैं, बहुत सारे मोटर बाइक है, ये सारे, या फिर आपके बसें हैं, ये सारे रेल परिवहन, ठीक है, जो रेल से यात्रा करते हैं, इसकी तुलना में कैसे बहुत ही मददगार है, कैसे आसान है, कैसे हमें सहायता मिलती है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के आंसर में। तो चलिए जानते हैं। देखिए सिंपल भाषा में समझते हैं कि आखिर सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में महंगा होता है। यानी जो सड़क परिवहन होता है वो रेल की परिवहन की तुलना में महंगा होता है, लेकिन इसका बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि सड़क परिवहन बड़े बड़े नगरों को और औद्योगिक केंद्रों को ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ता है। मतलब जो सड़क परिवहन है उसके द्वारा हम लोग जहाँ चाहेंगे तहाँ जा सकते हैं, किसी भी जगह पर जा सकते हैं, किसी भी गली में जा सकते हैं, किसी भी फैक्ट्री वगैरह जिस जगह पर, चाहे जंगल झाड़ हो, चाहे गली मोहल्ला हो, सभी जगह पर जा सकते हैं। क्या ट्रेन आपके मोहल्ले में घुस सकता है? जी नहीं। तो ये फायदा है। आगे देखते हैं, यानी ये पर्वतीय क्षेत्रों में भी जा सकते हैं और उबड़ खाबड़ जगहों में भी जा सकते हैं। रेल नहीं चलाया जा सकता इन जगहों पर, अतः वहां केवल सड़कें ही बनाई जा सकती है। तो इस तरीके से ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ रेल के द्वारा ढोए जाने वाले जो माल होते हैं यानी सामान होते हैं, उसको भी सड़क परिवहन के द्वारा ही रेल तक पहुंचाया जाता है, तथा शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं, यानी अगर तुरंत खराब होने वाले चीज़ है, वस्तु है, खाने वाले चीज़ है, उसको भी उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाने यानी तुरंत पहुंचाने का भी काम सड़क द्वारा ही किया जाता है। रेलों की तुलना में अधिक उपयोगी होते हैं, याद रखिएगा। अंडा, मांस, दूध, फल, सब्जी आदि की भी सड़क परिवहन के द्वारा ही ले जाया जा सकता है, ट्रेन के द्वारा नहीं ले जाया जा सकता है, सही जगह पर जहां पर पहुंचना हो। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। बहुत ही सटीक और एनालिसिस के साथ मैंने आपको आंसर दिया है, ताकि आपको याद करने में परेशानी एक जरा सा भी नहीं हो। ये क्वेश्चन आपका 11 नंबर, भारतीय कृषि की विशेषताओं का वर्णन करें। यानी भारत में जो खेती बाड़ी की जाती है, कृषि की जाती है, उसकी विशेषताओं के बारे में कुछ वर्णन करना है। क्वेश्चन 3 नंबर में है, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर 3 विशेषता लेकर आया हूँ। अगर 4 नंबर में आए तो 4 विशेषता लेकर आता, 5 नंबर में आता तो 5 विशेषता लेकर आता। इसकी चिंता नहीं करनी है, सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो यहाँ पर देखिए पहला विशेषता क्या है, भारत की कृषि की। भारत के अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर है, ये तो खास विशेषता है। यानी भारत के जो लोग हैं वो खेती बाड़ी ही कर कर अपना जीवन यापन करते हैं अधिकतर मात्रा में, यानी 70% लगभग भारत में कृषि पर ही निर्भर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कृषि से उद्योग धंधे के लिए कच्चा माल की प्राप्ति, ये भी खास विशेषता है। समझिए इस वर्ड को कैसे, जैसे किसी भी फैक्ट्री में अगर कुछ भी सामान बन रहा है, मान के चलिए वहाँ पर कागज़ बन रहे हैं, कागज़ कहने का मतलब है कॉपी वगैरह, तो उस कागज़ के लिए कच्चा माल क्या चाहिए, बांस चाहिए। बांस से ही ना बनता है आपका कॉपी, कागज़ वगैरह जो भी चीज़ है। तो बांस की खेती जब तक किसान नहीं करेंगे तो उद्योग को कहाँ से मिलेगा कच्चा माल, तो इस पर भी निर्भर करते हैं उद्योग, यानी कच्चे माल की प्राप्ति के लिए। और एक ये भी विशेषता है कि सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भर रहते हैं भारत के लोग। ये खासियत भी बोलो या फिर एक तरह का मुसीबत भी बोलो, कभी कभी अगर वर्षा नहीं हुआ तो समझिए कि कृषि बहुत खराब होने वाला है। तो ये थे आपके 3 विशेषता। 12 नंबर क्वेश्चन आपका, भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय सुझाइए।
कृषि भूमि की गुणवत्ता में गिरावट को भूमि क्षरण या फिर भू निम्नीकरण कहा जाता है। समझ में आया? मतलब कृषि करने वाली जो भूमि है, अगर उसकी क्वालिटी में गिरावट हो गया तो उसी को भू क्षरण या फिर भू निम्नीकरण कहा जाता है। ये कई प्रकार से होते हैं, कई कारणों से होते हैं। अगर उस कारण को अगर हम लोग रोक दे, समझिए कि आपका भूमि क्षरण या फिर भू निम्नीकरण कम मात्रा में होंगे। भूमि निम्नीकरण से भूमि की उत्पादक क्षमता में अस्थायी या फिर अस्थायी गिरावट आती है, अस्थायी या फिर अस्थायी गिरावट आती है। यानी अगर भूमि निम्नीकरण हो गया तो सीधा बात है उसमें पैदावार नहीं होगी, उसका उपज घट जाएगा, ठीक है, उसमें गिरावट आ जाएगी। अब हम लोग समझते हैं कि भूमि निम्नीकरण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो ध्यान से मैं आपको यहाँ पर डिटेल से बता रहा हूँ। कुछ मानवीय गतिविधियाँ जैसे कि वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, खनन। खनन का मतलब होता है जैसे कि कोयले के खान है, ठीक है, कहीं जंगल में कोयले के बारे में पता चल गया सरकार को, तो वो क्या कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं, तो उसी को खनन कर रहे हैं। तो खनन और उत्खनन गतिविधियां भू निम्नीकरण के कारण है, ज़्यादातर उत्तरदायी है यही सब। इन गतिविधियों की पहचान कर और उस पर नियंत्रण करने से भी भू निम्नीकरण कम हो सकता है। अगर इस पर रोक लगाया जाए, इस पर नियंत्रण किया जाए, ठीक है, तो इससे भी भू निम्नीकरण कम हो सकता है। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, वन रोपण यानी पेड़ पौधे लगा सकते हैं, उसकी रोपाई कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, भू निम्नीकरण कम होगा। आश्रय पेटियों का रोपण और रेत के टीलों का स्थिर करने से भूमि निम्नीकरण की कमी आएगी। बारानी क्षेत्र में गहन सिंचाई पद्धतियों से भी भूमि जल भराव होता है, जिससे मृदा में लवणता बढ़ जाती है, तो भू निम्नीकरण का कारण होती है। पंजाब और हरियाणा में सघन सिंचाई और जल भराव के कारण भी भू का क्षरण हो रहा है। इन क्षेत्रों में ड्रिप तथा स्प्रिंकल सिंचाई की पद्धतियों की ज़रूरत है, यानी इसके द्वारा वहाँ पर भू निम्नीकरण कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके यहाँ पर आंसर। आप डिटेल से इसको पढ़ भी सकते हो, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए ये बेटर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, ग्रामीण बस्तियों का आकृति के आधार पर प्रतिरूप बताइए। लोग समझते हैं कि ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप किस प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार से इसको डिफाइन किया जा सकता है। आकृति के आधार पर, पर्यावरण और संस्कृति के आधार पर कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है आकृति के आधार पर, तो हम लोग आकृति के आधार पर कई पॉइंट में इसको डिफाइन करेंगे, इसका आंसर देंगे। तो चलिए देखते हैं आगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं रैखिक प्रतिरूप कैसे होता है। किसी भी बस्ती की रैखिक प्रतिरूप क्या होता है कि ये एकदम सीधी लाइन में होती है। जैसे यहाँ पर सड़क है, या फिर रेलवे लाइन हो, या फिर नदी हो, या फिर घाटी हो, के किनारे अगर जो भी बस्ती बसी हो तो इसे रैखिक प्रतिरूप का बस्ती कहेंगे। आगे देखते हैं, आपको आंसर में इसी तरह आंसर लिखना है, परिभाषा लिखना है, इसके बाद फिर आप इस तरीके से चित्र भी बना दीजिएगा, तभी आपको अच्छे से नंबर मिलेगा। आगे देखते हैं दूसरा नंबर। तो दूसरा क्या है आपका, आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप में क्या होता है, जैसे चौड़ी सड़कें या फिर समतल या फिर पर्वतीय छोटी घाटी, इस तरीके की जो सड़कें होती हैं, उन सड़कों के किनारे जो बस्तियां बसी रहती है उसे आयताकार प्रतिरूप कहते हैं। तीसरा क्या आपका, वृत्ताकार प्रतिरूप। जैसे झील के किनारे या फिर तालाब के किनारे जो बस्तियां हैं, जैसे मान के चलिए इस प्रकार से झील है, अब इस झील के किनारे बहुत सारे बस्ती है यानी घर है, तो इस प्रकार के जो भी बस्तियां होती है उसे वृत्ताकार प्रतिरूप वाले बस्तिये के नाम से जाना जाता है। 4th नंबर क्या आपका, तारे के आकार का प्रतिरूप की बस्तियां। मतलब क्या होता है, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ऐसे तारे के आकार का, आप लोग ऐसे मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से तारे के आकार, मतलब देखिए इधर से एक सड़क जा रहा है, फिर इधर से 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 जा रहा है, मतलब सभी एक जगह पर मिल रहे हैं और इसके किनारे, ठीक है, इधर देखिए बीच में ये सारे बस्तियां हैं। तो इस प्रकार के बस्तिये को क्या कहते हैं, तारे के प्रकार के प्रतिरूप बस्तियां। आगे है 5 नंबर, टी आकार का प्रतिरूप। टी आकार का मतलब इस तरीके से एक सड़क अगर हो और इधर से एक सड़क मिल रही है दूसरी तरफ से आने के बाद, और इसके किनारे इस तरीके से अगर बस्तियां हो तो इसे कहेंगे टी आकार का प्रतिरूप वाले बस्तियां। आखिरी प्रकार है आपका दोहरा प्रतिरूप। दोहरा प्रतिरूप होता क्या है कि मान के चलिए नीचे नदी जा रही है, इसके ऊपर से पुल है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि नदी के किनारे भी बसे लोग रहते हैं और इसके साथ ही ये पुल के किनारे इधर जो सड़क मिलती है इधर भी बसे रहते हैं, इसीलिए इसको दोहरा प्रतिरूप वाले बस्तियां भी बोलते हैं। इस प्रकार से इसको डिफाइन कीजिएगा और इसका आंसर आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। चित्र के साथ ही बनाइएगा, तभी आपको अच्छे से नंबर मिलेगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मानव प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। इसका मतलब होता है कि मानव जो है यानी मनुष्य जो है वो प्रकृति के तरफ कैसे गया और फिर प्रकृति से कैसे दूर हट गया। चलिए जानते हैं आंसर से। मानव प्राकृतिक वातावरण के शुरुआती अवस्था में आदि मानव समाज अपने प्राकृतिक वातावरण से बहुत प्रभावित था।
मतलब जब मनुष्य आदि मानव था उस समय प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था। क्यों? वे लोग प्रकृति में ही रहते थे, पर्यावरण में ही रहते थे, जंगल झाड़ में ही रहते थे, है ना। उससे जंगल झाड़ से बहुत सारे फायदे होते थे। वह प्रकृति की पूजा करता था और उसे बहुत डरता था, यानी प्रकृति से बहुत डरता था। अधिक वर्षा होने पर डरता, मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि किसी पेड़ पौधे में भूत वगैरह होंगे, नहीं। वो इसलिए डरता था कि अगर मान के चलिए ये कहीं जंगल झाड़ जल गए, जलकर नष्ट हो गए या फिर किसी तरह का आपदा आ गए तो हम लोग कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, किस प्रकार जीवन यापन करेंगे, ऐसे डरते थे। ठीक है, वो लोग उसको भगवान मानते थे। अधिक वर्षा होने पर वह उससे भगवान का प्रकोप मानता था। वह प्रकृति की शक्तियों को एक शक्तिशाली बल, पूज्य तथा सत्कार योग्य मानता था। इसका प्रमुख कारण यह है कि आदि मानव समाज का प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यधिक निम्न या फिर मानव के सामाजिक विकास की अवस्था थी। कहने का मतलब समझिए ध्यान से, मतलब उस समय जिस समय आदि मानव थे उस समय क्या था, फैक्ट्री वगैरह का जो भी विकास था वो एकदम कम था, मतलब ना के बराबर था, फैक्ट्री वगैरह था ही नहीं। तो उस समय क्या था कि वो लोग प्रकृति से लगाव रखते थे। अगर फैक्ट्री वगैरह के बारे में उन्हें पता चलता तो उनके माइंड में लालच आ जाता और जंगल झाड़ को, प्रकृति को उड़ा देते, खत्म कर देते। सिर्फ वो लोग क्या कर रहे थे, सामाजिक विकास कर रहे थे, आर्थिक विकास नहीं कर रहे थे। आर्थिक विकास करते तो वो जंगल झाड़ के बारे में नहीं सोचते, पैसे के बारे में सोचते। तो ये था आपका इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपका विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन करना है। मतलब जनसंख्या को कौन कौन ऐसे कारक है जो प्रभावित करते हैं, उन कारकों को लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक में इतना बार रिपीट हुआ है ना, मतलब 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, तो ये इस बार के एग्जाम में समझिए कि ये 100% आ गया। हाँ, ये मेरा तुक्का है, लेकिन इतना गारंटी है कि 100% इस बार डाल देगा, इतनी कन्फर्म है। समझते हैं कि कैसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पृथ्वी पर जनसंख्या के असमान वितरण को अनेक कारकों ने प्रभावित किया है। जनसंख्या के वितरण, अच्छा वितरण का मतलब होता क्या जानते हो, एक जगह से दूसरी जगह जैसे लोग रहते हैं, या फिर वितरण मतलब बटा हुआ, कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं पर कम है जनसंख्या, इसी को वितरण कहते हैं। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो इस प्रकार है। जैसे पहला भौगोलिक कारक। अब भौगोलिक कारक होता क्या है, वो यहाँ पर देखिए टोटल 3-4 प्रकार है, जिनमें से पहला आपका जल की उपलब्धता, यानी लोग उन क्षेत्र में बसने को अधिक प्राथमिकता देते हैं जहां पर जल आसानी से उपलब्ध होता है। ये बात एकदम 100% सही है, क्योंकि रेगिस्तान या फिर मरुस्थल जगहों में आबादी ना के बराबर होती है। इसका रीज़न है वहां पर पानी की कमी। तो ये पहला कारक था। दूसरा कारक क्या है, भूमि की आकृति। लोग समतल मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, मंद यानी कम ढाल पर बसने को वरीयता देते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योग के लिए भी अनुकूल होते हैं। अब आप बोलिएगा कि नहीं हम पहाड़ी क्षेत्र में रहेंगे, एकदम बड़े बड़े पहाड़ी क्षेत्र में, तो वहाँ की आबादी कम होती है, लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं। तो ये था आपका दूसरा यहाँ पर भौगोलिक कारण। तीसरा देखिए जलवायु है। जलवायु क्या होता है, जो तापमान, वर्षा, ये जो मौसम है इसी को तो जलवायु कहते हैं। अधिक वर्षा या फिर विषम और रूक्ष जलवायु के क्षेत्र में कम जनसंख्या पाई जाती है। मतलब मान के चलिए कहीं पर एकदम वर्षा हो रहा है बहुत ज़्यादा, 6 महीने तक वर्षा ही हो रही है, तो वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है तो वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, एकदम पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है तो क्यों रहेंगे, उसके अनुकूल वहाँ पर उसके अनुकूल जलवायु ही नहीं तो फिर क्यों रहेंगे। या फिर कहीं पर तापमान एकदम हाई टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर है जैसे रेगिस्तान, मरुस्थल जगह पर, तो वहाँ भी रहना पसंद नहीं करेंगे। यहाँ पर फोर्थ कारक क्या है, मृदाएं। जी हाँ, उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग रहते हैं, क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकती है। तो पता है कि आपको जो सबसे उपजाऊ मिट्टी है वो है आपका दोमट, यानी जहाँ पर अधिक उपजाऊ मिट्टी होगी, अच्छी तरीके से होगी, वहाँ पर लोग अच्छे से खेती करके उपजाऊ ज़्यादा बढ़ा देंगे, खेती बाड़ी करेंगे, वहाँ से पैसा कमाएंगे, वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये थे भौगोलिक। अब हम लोग देखते हैं दूसरा कारक क्या है आपका, आर्थिक कारक है। आर्थिक कारक मतलब पैसा कौड़ी वाला भी, जैसे कि नगरीकरण। मान के चलिए कोई गांव है, 10 साल पहले गांव था लेकिन वो धीरे धीरे शहर के रूप में बदल रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आर्थिक सुविधाएं मिल रही है, वहाँ से आकर दूसरे जगह से लोग रह रहे हैं या फिर वहाँ पर काम काज के लिए जा रहे हैं, तो ये नगरीकरण हो रहा है। अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नागरीय जीवन के आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं। लोग गाँव से शहर की ओर क्यों कमाने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अच्छी सुविधा है, हर चीज़ की सुविधा है, पैसे हैं वहाँ पर ज़्यादा। तो ये भी आपका कारण है जिसके कारण जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तीसरा कारण क्या है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण भी अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। मान के चलिए आप एक ऐसे जगह पर रह रहे हो जहाँ पर सारे लोग मुस्लिम हैं, ठीक है। अब उस मुस्लिम जगह पर आप सिर्फ केवल एक हिंदू हो तो आप वहाँ पर रहना पसंद नहीं करोगे। इसका रीज़न क्या है कि आपके लिए वो सांस्कृतिक या फिर एक सामाजिक ढंग का रखरखाव नहीं हो रहा है, जिसके कारण आप ऐसे जगह पर रहना पसंद करोगे जहाँ पर आपकी सांस्कृतिक और सामाजिक जगह है। लेकिन भारत एक ऐसा डेमोक्रेटिक देश है जहाँ पर कई जाति मिलकर एक साथ मिलकर रहते हैं, यही हमारी भारत देश की पहचान है।
अब यहाँ पर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, सिंचाई के स्रोतों का वर्णन करें। यहाँ पर उत्तर क्या है आपका, चावल मुख्य रूप से उष्ण और आर्द्र जलवायु वाले मानसूनी एशिया की फसल है। परंपरागत रूप से सुप्रवाहित नदी घाटियों एवं डेल्टाओं क्षेत्रों में ही चावल पैदा किया जाता है, क्योंकि डेल्टा क्षेत्र में क्या होता है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है और चावल की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी जलोढ़ मृदा होती है। सिंचाई की सहायता से अब चावल की खेती उच्च भूमियों तथा शुष्क क्षेत्र मतलब सूखे क्षेत्रों में भी की जा रही है। चावल का पौधा अर्थात धान के वर्धन काल में उच्च तापमान मतलब चावल की खेती के लिए उसके पौधे के लिए जो मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए 27 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए तथा वर्षा की अधिक मात्रा 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके पौधे की प्रारंभिक अवस्था में खेतों में पानी भरा होना चाहिए, इसलिए ढाल के खेतों में 10 से 25 सेंटीमीटर पानी खड़ा रहता है। पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती में चावल उगाया जाता है, या फिर दोमट मिट्टी जिसमें पानी भरा रह सके, पानी की रहने की जो क्षमता होती है जिस मिट्टी में, उसे दोमट मिट्टी कहते हैं, इस फसल के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। चावल की खेती के लिए अधिक संख्या में सस्ते श्रमिक की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें अधिकांश कार्य हाथ से ही करना पड़ता है, जैसे पौधाशाला मतलब जो आप लोग रुपाई करते हो ना, धान की रुपाई, पौधे को निकालना, पानी भरे हुए खेतों में उन्हें रोपना, खेतों से समय समय पर खरपतवार निकालना, निकाई करना, फसल की कटाई करना, ये सारे मैक्सिमम भारत में मैक्सिमम जगहों पर क्या होता है, हाथ से ही करते हैं। अभी ज़्यादा मात्रा में अभी के तौर पर मशीन आ गए हैं कुछ, लेकिन मैक्सिमम जगहों पर हाथ से ही लोग करते हैं, मनुष्य ही करते हैं। चावल का पोषक मूल्य अधिक होता है, विशेषता उस समय जब चावल की बाहरी परत पर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण विटामिन तत्व को धान की कुटाई के समय हटा नहीं दिया जाता है। संसार की लगभग आधी जनसंख्या का मुख्य भोजन चावल है। तो ये थे आपके इस प्रश्न के उत्तर, इसे नोट डाउन करते जाइएगा। आगे देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, सिंचाई के स्रोतों का वर्णन करें। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक से ये लाया गया क्वेश्चन है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए सिंचाई अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसके लिए सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय कृषि मुख्यतः मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर करती है। मतलब जो भारत के कृषि है वो किस पर निर्भर होती है, अधिकतर मानसूनी वर्षा, यानी जो मई जून के टाइम में जो मानसूनी वर्षा होती है वो भारत के किसानों को बहुत ही आसरा होता है कि ये वर्षा होगी, उसके बाद हम लोगों का खेती बाड़ी स्टार्ट होगा। कम वर्षा की अवस्था में कृषि को सफलतापूर्वक चलाने के लिए कृत्रिम साधनों द्वारा जल सिंचाई की जाती है। मतलब अगर मान के चलिए वर्षा कम हुआ तो छोटे छोटे साधन होते हैं, जैसे कि कुएं, तालाब वगैरह, या फिर बोरिंग करके, तो इस तरीके से वो छोटे छोटे साधनों के द्वारा भी सिंचाई करते हैं। आगे हम लोग जानते हैं कि आखिर कैसे भारत में सिंचाई की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, पहला कारण है मौसमी वर्षा। मतलब भारत में मानसूनी वर्षा अधिकतर ग्रीष्म काल के 4 महीने में ही होती है। लंबी शुष्क ऋतु यानी जो सूखा ऋतु है, ठंड के मौसम में तो वर्षा होती नहीं है, के कारण कृषि के लिए सिंचाई जल आवश्यक है। अगर वर्षा नहीं होगा तो ठंड के दिनों में सिंचाई बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो फिर फसल नष्ट हो जाएंगे। दूसरा कारण क्या है, अनिश्चित वर्षा। कभी कभी होता क्या है, मानसूनी वर्षा समय तथा स्थान के अनुसार अनिश्चित है। मतलब यह कभी कभी जल्दी शुरू हो जाता है तो कभी कभी देर, यह वर्षा लगातार नहीं होता है। जैसे अभी के टाइम में झारखंड में मानसूनी कहीं कहीं पर आया मानसूनी वर्षा, लेकिन कहीं कहीं पर नहीं आया, जिसके कारण कई कई क्षेत्र में झारखंड के अकाल घोषित कर दिए गए। शुष्क काल के कारण फसलें नष्ट हो जाती है। शुष्क काल मतलब होता है कि जो सूखा मौसम है ना, ठंड के मौसम में यानी बरसात नहीं होता है, तो वर्षा नहीं होता है, तो उसी को शुष्क काल बोला गया है। किसी वर्ष वर्षा सामान्य होती है तो किसी वर्ष बहुत कम। संदिग्ध वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई अति आवश्यक होती है। तीसरा कारण क्या है, शीतकाल की फसलें। भारत में रबी की फसलों के लिए सिंचाई की नितांत आवश्यकता पड़ती है। ठंड के दिनों में जो भी फसल उगाई जाती है उसे रबी फसल कहते हैं, और रबी फसलों के लिए बहुत ज़रूरी है पानी, सिंचाई, क्योंकि शीतकाल में ठंड के दिनों में थोड़ी ना वर्षा होती है, तो ये भी आवश्यक है भारत में सिंचाई की। ये कारण आपका वर्षा का दोषपूर्ण वितरण। आखिर ये क्या है वर्षा का दोषपूर्ण वितरण? भारत में वर्षा का वितरण एक समान नहीं है। कई क्षेत्रों में जैसे पश्चिम बंगाल, आसाम में भारी वर्षा होती है, तो कई क्षेत्रों में जैसे राजस्थान के सामान्य से भी कम होती है, जैसे राजस्थान वगैरह में सामान्य से भी एकदम कम होती है। इसलिए अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र में जल की सिंचाई की भी आवश्यकता है। पांचवा कारण क्या है, विशेष फसलें। जैसे कि भारत में चावल तथा गन्ने की फसलों की उपज के लिए नियमित जल सिंचाई आवश्यक है।
अगला कारण क्या है, खाद्यान्न फसलें। देश को खाद्यान्न संकट से बचाने के लिए खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के लिए सिंचाई सुविधा का भी विस्तार करना बहुत ही आवश्यकता है। भारत में कृषि की सफलता सिंचाई के साधनों पर ही निर्भर करती है। यहाँ के उच्च तापमान के कारण वर्ष भर फसलें उगाई जा सकती है, यानी साल भर फसलें उगाई जा सकती है, लेकिन मेन चीज़ जरूरी है कि सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए शुष्ककालीन टाइम में। जिन प्रदेशों में सिंचाई की सुविधाओं की उचित व्यवस्था है वहाँ वर्ष में 2 फसलें उगाई जा सकती है। समझ में आया ना? तो ये थे आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास का मापदंड होता है, व्याख्या करें। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब कोई भी एक देश दूसरे देश के बीच में जो व्यापार करते हैं, इस व्यापार के द्वारा यह व्यापार आर्थिक विकास का मापदंड होता है। अगर होता है तो व्याख्या करके बताइए। चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए क्वेश्चन बैंक कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है और मॉडल पेपर में भी दे दिया है। तो कई स्टूडेंट जब कमेंट करते हैं ना कि क्या सर आपके वीडियो से क्वेश्चन आएंगे, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ भैया आप पढ़ लीजिए। आपका जब रिज़ल्ट निकलेगा एग्ज़ाम में, आप क्वेश्चन का आंसर दोगे ना, यकीनन मुझे याद जरूर करोगे, किसी को याद करोगे चाहे नहीं करोगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसके आंसर को जान लेते हैं। किसी राष्ट्र के आर्थिक, यानी कोई भी राष्ट्र है, कोई भी देश है, उसकी आर्थिक विकास का ज्ञान उस राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा होता है। आधुनिक यानी आज के युग में व्यापार का युग है, आपको पता है व्यापार का युग है। प्रौद्योगिकी के कारण व्यापार में बहुत उन्नति हुई है। आज संसार के बड़े व्यापारिक देश उन्नत देश हैं, कम व्यापार वाले देश विकासशील देश हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी देश की आर्थिक संपन्नता का परिचय देता है। प्रति व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक विकास का मापक है, परंतु अत्यधिक जनसंख्या वाले देशों में अधिक व्यापार होते हुए भी प्रति व्यक्ति व्यापार जो है वो एकदम कम होता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं के तुलनात्मक लाभ, परिपूरकता व हस्तांतरणीयता के सिद्धांतों पर आधारित होता है और यह सिद्धांत व्यापारिक भागीदारी को समान रूप से लाभदायक होना चाहिए। आज के समय में व्यापार विश्व के आर्थिक संगठन का आधार है और यह राष्ट्रों की विदेश नीति से संबंध है। सुविकास परिवहन तथा संचार प्रणाली से युक्त कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी से मिलने वाले लाभों को छोड़ने का इच्छुक नहीं है। यानी फुल एंड फाइनल यही यहाँ पर कंसेप्ट मिला कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 100% भागीदारी देती है किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला क्या आपका कोच्चि, दूसरा आपका पारादीप, तीसरा आपका कोलकाता और उसके बाद चौथा आपका विशाखापट्टनम, पांचवा आपका मुंबई। चलिए हम लोग जानते हैं मानचित्र में कि कहाँ कहाँ पर कौन स्थित है। यहाँ पर देख सकते हो इस मानचित्र में आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। अगर अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है तो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, उसके बाद आप देखिए आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए विशाखापट्टनम कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है, डिटेल से आप यहाँ पर देखिए गौर से। इसके बाद कोच्चि कहाँ पर है आपका, कोच्चि इधर केरल के जगह पर स्थित है, ठीक है, कोच्चि केरल में है, तो ये आपका कोच्चि हो गया। उसके बाद ये आपका पारादीप इधर है, ठीक है, याद रखिएगा, कोलकाता के थोड़े से नीचे में। और कोलकाता भी देख लीजिए यहाँ पर आपका, ये कोलकाता। उसके बाद क्या था, मुंबई, मुंबई भी देख लीजिए यहाँ पर आपका मुंबई। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है, गंगा नदी देखिए कहाँ पर है, ये आपको लाइन जो नज़र आ रहा है ना, ये लाइन आपका गंगा नदी है। इसके बाद इधर देखिए अरब सागर यहाँ पर दे दिया है कि ये दर्शा रहा है कि ये अरब सागर है। यहाँ पर देखिए दक्षिणी लावा पठार, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये दक्षिणी लावा पठार है। तो इस तरीके से आपका 5 नंबर का मानचित्र वाला क्वेश्चन आने वाला है। 5 नंबर कैसे लाना है आपको आगे क्लासेस में प्रोवाइड कराऊंगा, इसकी चिंता नहीं करनी है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत ही मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ, बहुत मेहनत लगा। चाहता तो मैं जैसे तैसे क्वेश्चन आपको वीडियो प्रोवाइड कराता, लेकिन बहुत मेहनत लगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।